स्थायी व्यतिकरण के लिए शर्तों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कंडीशंस फॉर सुस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सुस्टेन्ड इंटरफेरेंस माने स्थायी व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है ये हम पहले के कई वीडियोस में देख चुके हैं। व्यतिकरण में जब दो तरंगें जो समान आवृत्ति की हैं और लगभग समान आयाम की हैं, एक दिशा में चलते हुए जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। कहीं पर आपको डार्क फ्रिंज दिखाई देती है और कहीं पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलती है। डार्क फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन होती है वो हमने देख लिया था कि डार्क फ्रिंज आपको तब मिलती है जब दोनों वेव्स जो सुपरइम्पोज हो रही हैं उनके द्वारा चली गई दूरी में जो अंतर है वो n+½ लैम्डा होता है। और ब्राइट फ्रिंज तब मिलती है जब उनकी चली गई दूरियों में जो अंतर है यानी पथांतर यानी पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, तब आपको ब्राइट फ्रिंज मिलती है। और n+½ लैम्डा होता है तब आपको डार्क फ्रिंज मिलती है। यदि इसे आप कलांतर में देखें यानी फेज डिफरेंस के टर्म्स में बात करें तो जब 2n पाई फेज डिफरेंस होता है तो ब्राइट फ्रिंज मिलती है। और जब दोनों वेव्स जो सुपर इम्पोज हो रहे हैं उनके बीच में 2n+1 पाई फेज डिफरेंस होता है तो आपको डार्क फ्रिंज मिलती है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि जो आपको जो पैटर्न मिल रहा है, मतलब कहीं आपको डार्क फ्रिंज मिल रही है, कहीं आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, तो ये पैटर्न स्थायी रूप से आप देख सकें तो उसके लिए क्या शर्तें होती हैं। तो सबसे पहली शर्त जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो दोनों स्रोत हैं जिनसे ये प्रकाश तरंगें उत्पन्न हुई हैं वो कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। Both the light sources emitting the waves should be coherent. Coherent sources के बारे में हम इससे पहले के वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। Coherent sources हमने बात की थी, कला संबद्ध स्रोत ऐसे स्रोत हैं जो कि तरंगे एमिट कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं, तो उन तरंगों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, जो कलांतर है वो स्थिर रहता है। तो हमने इससे पहले के वीडियो में बात की थी कि ये आवश्यक क्यों है, इसे हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर ले। ये आवश्यक इसलिए है कि जैसा कि हमने बात की कि जहां फेज डिफरेंस 2n पाई है वहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और जहां 2n+1 पाई है वहां डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो जो लाइट सोर्सेज हैं जो लाइट एमिट कर रहे हैं वो उनसे जो लाइट आप तक पहुंच रही है वो कंटिन्यूअस वेव्स ना होकर पल्सेस के फॉर्म में होती है। जब दो पल्सेस आप तक पहुंचती हैं तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिलता है, कहीं पर आपको डार्क फ्रिंज मिलती है, कहीं ब्राइट फ्रिंज मिलती है, जहां पर ये डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, किस स्थिति में, किस बिंदु पर कितना फेज डिफरेंस है। लेकिन दो पल्सेस के बाद नेक्स्ट दो पल्सेस जो आप तक पहुंचेंगी उनका फेज डिफरेंस जरूरी नहीं वही हो जो कि पहले की दो वेव्स के बीच में हो। तो जहां पर आपको पहले डार्क फ्रिंज मिल रही थी हो सकता है वो आपको अब वहां ब्राइट फ्रिंज मिले। तो ये जो चेंज है पैटर्न का 1 सेकेंड में 10⁸ टाइम्स होता है। इतना जल्दी चेंज पैटर्न में आपकी आंखें डिटेक्ट नहीं कर सकती हैं और आपको वहां पर कंप्लीट ब्राइटनेस मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि वहां इंटरफेरेंस तो होगा
वहां पैटर्न तो बन रहा होगा, लेकिन पैटर्न इतनी जल्दी चेंज होगा 1 सेकेंड में 10⁸ टाइम्स कि आप उसको देख नहीं पाएंगे। मतलब वो स्थायी नहीं होगा, सस्टेन्ड नहीं होगा। तो सस्टेन्ड हो, स्थायी हो, इसके लिए आवश्यक है कि जो वेव्स जिन सोर्सेस से आ रही हैं वो कोहेरेंट सोर्सेस हो। मतलब उन दोनों से आने वाली वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे। दूसरा जो शर्त है वो है दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। जो दो वेव्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज हो रही हैं, ये जरूरी है कि उनकी फ्रीक्वेंसी समान हो। ये तो स्थायी व्यतिकरण तो क्या, ये व्यतिकरण होने के लिए ही ये मस्ट कंडीशन है। व्यतिकरण तभी होगा जब दोनों जो वेव्स हैं उनकी जो सुपरइम्पोजिंग वेव्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो। तीसरा जो कंडीशन हमने बात की है, दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णी होने चाहिए, यानी बोथ द लाइट सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक या एक वर्णी क्या होता है इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। एक मोनोक्रोमेटिक या एक वर्णी सोर्स ऐसे सोर्सेज हैं जो कि एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव्स एमिट करते हैं, जिनसे एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव उत्सर्जित होती है। ऐसे सोर्स एक वर्णीय सोर्स या मोनोक्रोमेटिक सोर्स होते हैं। तो जो सोर्स आपने यूज किए हैं इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए वो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। वो इस कारण से क्योंकि यदि एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स वो एमिट करेंगे, तो जैसे मान लीजिए दो वेव्स हैं जो एक ही फ्रीक्वेंसी की हैं, वो ओवरलैप हुई और पैटर्न आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिया, और लेकिन वो दूसरी फ्रीक्वेंसी की वेव्स भी एमिट कर रहे हैं, तो वो अन्य दो फ्रीक्वेंसी की वेव्स जब ओवरलैप होंगी तो दूसरा पैटर्न मिलेगा। तो ये एक पैटर्न दूसरे पैटर्न के ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा, जिससे आप सारे जो पैटर्न्स हैं उनको देख नहीं पाएंगे। ओवरलैपिंग है, इस कारण से स्पष्ट रूप से आप पैटर्न्स को नहीं देख पाएंगे। तो कहीं तो एक का डार्क फ्रिंज होगी तो कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी के वेव्स के कारण उसके ऊपर हो सकता है ब्राइट फ्रिंज आ रही हो, तो या एक की डार्क फ्रिंज एक की ब्राइट फ्रिंज दूसरे पैटर्न के ब्राइट फ्रिंज के साथ ओवरलैपिंग होगी। तो इस तरह से आप डिस्टिंक्ट पैटर्न्स को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए जो वेव्स हैं जो आपके सोर्सेस हैं वो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी की वेव्स को एमिट करने चाहिए। नेक्स्ट है दोनों तरंगे समान दिशा में या अत्यल्प कोण पर अध्यारोपित होनी चाहिए। बोथ द वेव्स शुड प्रोपेगेट इन ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन। जो दो वेव्स जो सुपरइम्पोज हो रही हैं वो एक ही दिशा में चलनी चाहिए, या उनके बीच में जो कोण है वो बहुत कम होना चाहिए। दोनों एक ही दिशा में चलते हुए ओवरलैप होंगे, तभी आपको इंटरफेयरिंग पैटर्न दिखाई देगा। अदरवाइज यदि अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तो बीट्स और दूसरी तरह के फिनोमिनाज होंगे, लेकिन इंटरफेयरिंग बीट्स नहीं, सॉरी, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी तो स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा। ये दोनों वेव्स एक ही दिशा में ट्रैवल करते हुए एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं, तभी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव्स शुड बी नियरली इक्वल। या दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए। तो जैसा दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए, तो देखिए ये इसलिए जरूरी है कि जैसे मान लीजिए इस दिशा में आपका वेव ट्रैवल हो रही है
जिसका ये आयाम है, और दूसरी वेव भी इसी दिशा में ट्रैवल करते हुए इसके ऊपर सुपर इम्पोज होती है। अगर इस तरह से, तो जो आयाम होगा वो वेक्टर सम होगा इन दोनों आयामों के। ये इसका ये A1 और इसका A2, ये। और अगर ये इस तरह से सुपर इम्पोज होती है, इस कंडीशन में तो मैक्सिमा मिलेगा, और यदि इस कंडीशन में ये सुपर इम्पोज होती है तो ये वेक्टर सम इसका A1 और ये, तो रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर A विल बी वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो इस कंडीशन में होगा वेक्टर A इक्वल्स टू A1 प्लस A2। इस कंडीशन में तो मैक्सिमा मिलेगा, आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और इस स्थिति में मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, तो जो कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यदि A2 माइनस A1 होगा, यदि A1 A2 के बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इंटेंसिटी 0। तो जो आपकी डार्क फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी 0 होगी, और यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये ट्वाइस A1, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 4A1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 4A1 स्क्वायर, यहाँ चौगुनी इंटेंसिटी और यहाँ 0, तो ब्राइट फ्रिंज बहुत ब्राइट होगी और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी 0, एकदम डार्क होगी। तो आप उसे बहुत अच्छे से पैटर्न को देख पाएंगे। लेकिन यदि A1 और A2 में बहुत अंतर है तो कुछ ना कुछ यहाँ इंटेंसिटी बनी रहेगी, जो माइनस करके आएगा A2 बहुत, तो ये जो रिजल्टेंट है वो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और स्क्वायर करेंगे मतलब डार्क फ्रिंज कंप्लीटली डार्क नहीं होगी, वहां पर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, और जितना ज्यादा आयाम में अंतर होगा उतना ही ज्यादा डार्क फ्रिंज में इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब वो उसमें ब्राइटनेस आती जाएगी। तो आप एक का चमकीली फ्रिंज और थोड़ी कम चमकीली फ्रिंज, इनमें अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पैटर्न और बहुत अंतर हुआ तो डार्क फ्रिंज भी एकदम से चमकीली होगी, मतलब कंटिन्यूअस आपको ब्राइटनेस ही मिलेगी, आपको नहीं पता पड़ेगा कि वहां पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपकी आंखें इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छे से देख पाएंगे, इसके लिए जरूरी है कि दोनों के आयाम लगभग समान हो, जिससे आप पैटर्न को अच्छी तरह से देख पाए। डार्क फ्रिंज कंप्लीटली डार्क हो और ब्राइट फ्रिंज काफी ज्यादा ब्राइट हो। नेक्स्ट है, यदि प्रकाश स्रोत ध्रुवित है तो ध्रुवण की अवस्था समान होनी चाहिए, मतलब इफ सोर्सेज आर पोलराइज्ड देन पोलराइजेशन स्टेट शुड बी सेम। इसको आप और ज्यादा अच्छे से तब समझेंगे जब आप पोलराइजेशन को पढ़ेंगे, यानी ध्रुवण वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा इस तरह से बता सकते हैं। तो ध्रुवण को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ओवरऑल वेव्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मैकेनिकल वेव्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है,
और विद्युत चुंबकीय तरंगें वो तरंगें होती हैं जो कि जिन्हें अग्रसित होने के लिए, मतलब चलने ट्रैवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी लाइट वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उनको ट्रैवल करने के लिए सूरज से लेके आपके जमीन तक रोशनी आती है, प्रकाश आता है, वो बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो कि वैक्यूम है, उससे भी ट्रैवल करके आती हैं। मतलब वो ऐसी तरंगे हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से आगे बढ़ती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है और डायरेक्शन, और जो वेव है उसके ट्रैवल करने की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ दी वेव जो है, ये यदि इस दिशा में वेव आगे बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहकर वाइब्रेट करते हैं। तो ऐसी तरंगे जिसमें जो पार्टिकल है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर रहकर वाइब्रेट करते हैं, वो वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स यानी अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। और जिन वेव्स में जो पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन वेव के डायरेक्शन ऑफ मोशन की ही दिशा में है, वो वेव्स अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। जैसे हमने यहाँ बात की कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में है, उसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर रहकर वाइब्रेट करता है। तो जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो परपेंडिकुलर रह के वाइब्रेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, इसलिए ये जो वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। जो यांत्रिक तरंगे हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है, फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, ध्वनि तरंगे, ये यांत्रिक वेव है। ध्वनि तरंग यांत्रिक वेव है यानी मैकेनिकल वेव है। जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स ही होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे ही होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिनसे एक फिनोमिना जिसे ध्रुवण कहते हैं वो ऐसे संबंधित होता है। इसको डिटेल में हम ध्रुवण वाला चैप्टर में स्टडी करेंगे। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि यदि प्रकाश स्रोत ध्रुवित है तो ध्रुवण की अवस्था समान होनी चाहिए। इफ सोर्सेज आर पोलराइज्ड देन पोलराइजेशन स्टेट शुड बी सेम। इसको डिटेल में हम उस चैप्टर में स्टडी करेंगे।